अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी तक हमने जो है स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स 2 देख लिए हैं। एफसीएफएस देख लिया है और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो देख लिया है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हमने दोनों जो वर्जन्स हैं प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वो दोनों हमने डिटेल से देख लिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एल्गोरिथम पे विच इज़ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। ठीक है, ये सिंपलर है, आसान सा है और प्रायोरिटी जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादातर जो है ओएस जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन यूज़र जो है हम आप जो यूज़र्स होते हैं नॉर्मल वो यूज़र्स भी एक प्रोग्राम की प्रायोरिटी को कम या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में जो है टास्क मैनेजर में जाएँ, वहाँ पे प्रोसेसेस पे क्लिक करें और किसी भी प्रोसेस, किसी भी प्रोग्राम की अगर आपने प्रायोरिटी को कम या ज़्यादा करना है, तो राइट क्लिक करें और प्रायोरिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें रियल टाइम, हाई, लो वगैरह, ठीक है? चेक कर लें, तो इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी ये है कि कुछ इस तरह भी प्रायोरिटी होती हैं जो कि पहले से डिफाइंड होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो वो जो है उसकी जो प्रायोरिटी है वो नॉर्मली जो कर्नेल प्रोसेसेस हैं, ओएस के जो प्रोसेसेस हैं, उनसे कम ही होती है, ठीक है? कर्नेल चलेगा, ओएस चलेगा, तो ही एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन हो सकेंगी ना, ठीक है? तो अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और कर्नेल का मुकाबला आ जाए कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो कर्नेल प्रोसेसेस जो होते हैं, ओएस के जो प्रोसेसेस होते हैं, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और ये बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, जहाँ पे हमने प्रोसेसर मोड्स की बात की थी कि प्रोसेसर के 2 मोड्स होते हैं, यूज़र मोड एंड कर्नेल मोड। और उस कर्नेल मोड में हमने यही बात की थी कि हमारे पास जो है एक्स्ट्रा रजिस्टर्स, एक्स्ट्रा मेमोरी और एक्स्ट्रा स्पीड जो है होती है। वो इसीलिए कि हम कर्नेल प्रोसेसेस को, ओएस के प्रोसेसेस को जल्दी रन करना चाहते हैं। सो मैंने आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दिया कि प्रायोरिटी किस तरीके से जो है प्रोसेसेस में होती है। अच्छा, अब अगर जो है हमने प्रायोरिटी को शो करना है, तो उसको शो करने के लिए एक इंटीजर एक वैल्यू होती है, ठीक है? एक इंटीजर की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं हर प्रोसेस को और उससे पता चलता है कि एक प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है। द प्रोसेसर इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो वो पहले चलेगा और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो प्रोसेस बाद में चलेगा। यही हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर की अगर वैल्यू है तो दैट विल मीन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब यहाँ पे अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 वुड मीन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है? स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, तो वो उसकी हम प्रायोरिटी कर रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है? 2 जो होगा उसकी उसके बाद में मतलब प्रायोरिटी होगी, 3 उसके बाद, 4, 5 एंड सो ऑन। सो मतलब अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी 1 है तो दैट विल मीन दिस इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। किसी और प्रोसेस की अगर प्रायोरिटी 10 है, 11 है, 12 है, एनीथिंग ठीक है? अबव जो है आप कह सकते हैं, तो वो हमारे पास लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस कहलाएँगे। अच्छा, इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस अगर आ जाते हैं हमारे पास इन केस ऑफ अ टाई, ठीक है? कि अगर 2 प्रोसेसेस का जो है प्रायोरिटी सेम आ जाती है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? उस सूरत में हम जिस तरह एसजेएफ में था कि अगर 2 प्रोसेसेस का जो टाइम है वो इक्वल हो जाता है, उन दोनों का बर्स्ट टाइम मैच कर जाता है, तो उस सूरत में हम क्या फॉलो करते थे? एफसीएफएस। तो यहाँ पे भी वही है, हम उस सूरत में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को देखेंगे। इन केस अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी हमारे पास नहीं है और हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि सारे प्रोसेसेस एक टाइम पर आए हैं, ठीक है? तो फिर भी अल्टीमेटली इंडेक्स वैल्यू तो होगी ना, ठीक है? तो हम ऑलरेडी इंडेक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रोसेसेस जो हैं वो 1, 2, 3, 4 इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, तो उस तरीके से जो है हम कर सकते हैं उसकी प्रायोरिटी या उसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ प्रोसेसेस गिवन हैं और उनका बर्स्ट टाइम भी गिवन है। ये आप देख सकते हैं 5 प्रोसेसेस हैं, उनकी बर्स्ट टाइम हमने जो है बताई हुई है और साथ ही साथ प्रायोरिटी भी दिखाई जा रही है, ठीक है? तो अब इस अच्छा, ये जो 1 प्रायोरिटी है दैट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी और इस हिसाब से हम सबसे पहले किसको रन करेंगे? P2 को रन करेंगे और यही आप देख सकते हैं कि सबसे पहले P2 जो है वो रन हो रहा है 0 से 1 टाइम यूनिट तक, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 1 है। अच्छा, ये अभी हम जो है इस टाइम पे देख रहे हैं इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्ज़न है, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, इसका प्रीएम्प्टिव वर्ज़न फिर आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतना भी आप लोगों को आइडिया हो गया है। अच्छा, अगर हम आगे जाएँ तो प्रायोरिटी अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो ये बनती है, तो P5 की।
तो P5 को हम चला लेंगे और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है जैसे मैंने कहा, तो 1 to 6 तक हम आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि टाई पड़ रहा है। P1 की प्रायोरिटी भी 3 है और P3 की प्रायोरिटी भी 3 है। तो अब इस केस में कौन पहले चलेगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बात भी की हुई है कि द फॉलोइंग प्रोसेसेस अराइव एट टाइम 0। तो जब सारे टाइम 0 पे आ रहे हैं तो फिर अब हम क्या करेंगे, टाइम अराइवल टाइम तो हमारे पास इसमें है नहीं, यहाँ पे हमने गिवन नहीं किया, वरना हम दे सकते हैं। ठीक है, ये याद रखें कि अराइवल टाइम यहाँ पे हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस एग्जाम्पल में नहीं है। तो अराइवल टाइम अगर हम कर देंगे तो इसको फिर हम प्रीएम्प्टिव वर्जन भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में जब टाइप पड़ रहा है तो हम P1 और P3 में देखेंगे कि कौन पहले आया है। तो क्योंकि टाइम 0 है तो हम इंडेक्स वाइज जाएंगे। तो इंडेक्स 1 पहले है, ज़ाहिर है 3 बाद में है, तो हमने P1 को चला लिया और 10 टाइम यूनिट है उसका, तो 6 to 16 तक हम ले जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद P3 है तो वो 16 से 18 तक हो जाएगा P3। और फिर आखिर में हमारा सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो है प्रोसेस P4, वो 18 to 19 रन हो जाएगा। इसकी जो है आप लोग वेटिंग टाइम निकाल लें, ठीक है, ये खुद कैलकुलेट कर लें, इजी है, कोई इसमें मुश्किल या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि प्रायोरिटी एल्गोरिथम में एक बहुत बड़ा एक इशू है। ठीक है, वो इशू ये है कि हम इसको लाइन्स को रीड कर लेते हैं कि अ मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज इनडेफिनिट ब्लॉकिंग या स्टारवेशन। ठीक है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस कुड वेट इनडेफिनिटली फॉर द प्रोसेसर। हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत कम हो, और अगर उसकी प्रायोरिटी बहुत कम है तो उस बेचारे का नंबर तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की उसमें तो हमने ये एज्यूम कर दिया कि बस 4 प्रोसेसेस हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक प्रोसेस है और उसकी प्रायोरिटी बहुत लो है, और नए-नए प्रोसेसेस आते जा रहे हैं और उनकी प्रायोरिटी उस वाले से अच्छी है, और वो नए-नए प्रोसेसेस जो हैं वो रन होते जा रहे हैं, अपना काम कंप्लीट करते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, ये जो है इनडेफिनिट ब्लॉक हो रहा है। ये ब्लॉक हो रहा है और अल्टीमेटली हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टारवेशन का। ये स्टारवेशन की तरफ जा रहा है। स्टारवेशन स्टार्विंग आपको पता है क्या होता है? ठीक है, आजकल ऐसे भी रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान चल रहा है, तो हंग्री जो है वो बेसिकली होता है भूख लगने को। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो वी कैन से कि ये हंगरनेस है, या ठीक है, यू आर हंग्री। लेकिन स्टार्विंग जो होता है, स्टारवेशन जो होता है, वो बेसिकली इंतहाई या एक जो है ना सुपरलेटिव डिग्री है, और बहुत ज़्यादा भूख को, फाके वाली हालत आप कह सकते हैं, तो ये उसको कहा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश का ही जनरल वर्ड है। तो अब यहाँ पे वो स्टारवेशन का वर्ड इसलिए उन्होंने यूज़ किया है कि वो जो प्रोसेस है, उस बेचारे को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस की खुराक प्रोसेसर होता है। ठीक है, प्रोसेस कभी भी नहीं चाहता कि वो वेट करे। प्रोसेस हमेशा ये चाहता है कि वो जो है तो रन हो जाए, जल्द से जल्द रन हो जाए। तो ये जो स्टारवेशन है, ये बेसिकली इस चीज़ को कह रहे हैं कि उसका नंबर ही नहीं आएगा, और वो उसको भूख जो है उसकी भूख बढ़ती जाएगी, और उसने बहुत इंतज़ार किया होगा, वो इंडेफिनिट ब्लॉकिंग, सो अल्टीमेटली स्टारवेशन उसको कहा जाता है। ठीक है? तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है प्रायोरिटी एल्गोरिथम में। ऐसे प्रोसेसेस का नंबर तो कभी भी नहीं आएगा। सो आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई है। नाउ सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो है एजिंग। अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन इज एजिंग। अच्छा, एजिंग भी एक जनरल इंग्लिश का ही वर्ड है, और एजिंग से मुराद होती है उम्र का बढ़ना। एजिंग, जिस तरह हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते सेकंड्स आप कह सकते हैं कि हमारी एज जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, थोड़ा-सा इसको मुफ़क्किराना तरीके से जो है स्कॉलरली सोचें, ठीक है? हर गुज़रते दिन, हर गुज़रते महीने, या और भी अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो हर गुज़रते घंटे, हर गुज़रते मिनट, सेकंड्स के साथ-साथ हमारी जो है ऐज बढ़ती जा रही है, ठीक है? इसी को एजिंग कहते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेसेस में एजिंग का क्या मतलब? एजिंग इज़ अ टेक्नीक of gradually increasing the priority of processes that wait in the system a long time। तो ऐसे प्रोसेसेस जो कि बहुत वेट कर रहे हैं आपके उसमें जो, ठीक है, क्यू में, रेडी क्यू में कह लें, तो रेडी क्यू में या आपके सिस्टम में एक प्रोसेस वेट कर रहा है, बड़ी देरों से आया हुआ है, लेकिन उस बेचारे का नंबर सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहा कि उसकी प्रायोरिटी बहुत लो थी। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हम एजिंग टेक्निक यूज करते हैं, और इस टेक्निक से होता यह है कि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को ग्रेजुअली
टाइम मतलब जो है ग्रेजुअली आराम-आराम से हर गुज़रते लम्हे के साथ या हर गुज़रते टाइम पीरियड के साथ कुछ टाइम यूनिट के साथ, ठीक है? उसकी प्रायोरिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि अगर एक प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी 40 है, ठीक है 40 तो अब बाकी प्रोसेसेस की जो नए-नए आते जा रहे हैं, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 10 है, 20, 25 मिसाल ठीक है एग्ज़ाम्पल है। सो अ, सारे प्रोसेसेस रन होते जा रहे हैं और ये बेचारा जो है जिसकी प्रायोरिटी 40 थी, बहुत लोवेस्ट प्रायोरिटी पे था, आया बहुत पहले था, लेकिन क्योंकि हम प्रायोरिटी एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं, तो इस बेचारे का नंबर नहीं आ रहा, ठीक है? इन दैट सिनेरियो हम एजिंग टेक्नीक यूज़ करेंगे और एजिंग टेक्नीक में मुख्तलिफ तरीके कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली यही है कि उसकी प्रायोरिटी को इम्प्रूव करना है। वो मुख्तलिफ तरीके क्या हो सकते हैं कि हर गुज़रते प्रोसेस के साथ जब एक प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाए कोई भी और प्रोसेस, तो इस प्रोसेस की जो जिसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी इम्प्रूव कर दो। प्रायोरिटी से 10 टाइम्स इम्प्रूव कर दो। मे बी 40 से डायरेक्ट 30 पे हम जंप मार लें। तो मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, ठीक है? कोई कह सकता है कि नहीं जी, हर गुज़रते टाइम यूनिट के साथ इसकी एक-एक इम्प्रूव करते जाओ मतलब 40 से 39, 38, 37 जो भी आप टेक्नीक यूज़ करें एजिंग में मकसद सिर्फ़ यही है कि उसकी प्रायोरिटी को इम्प्रूव करना है वक़्त के साथ। तो अब अगर उसकी प्रायोरिटी 40 है और करते-करते हमने एजिंग टेक्नीक यूज़ की और उसकी प्रायोरिटी को हमने जो है 30 तक पहुँचा दिया, तो हो सकता है 30 पे वो रन हो जाए। ठीक है? लेकिन आप इमेजिन करें कि सिनेरियो ऐसा है कि 30 पे भी वो रन नहीं हो रहा और जो नए प्रोसेसेस इत्तेफाक से आते जा रहे हैं, सबकी प्रायोरिटी जो है वो 30 से भी अच्छी है। ठीक है? किसी की 20 है, किसी की 15, 10, 5 वगैरह। तो करते-करते हम इसको 30 से ले आएँगे 20 पे। 20 पे ये होपफुली शायद रन हो जाए। नहीं रन होता तो हो सकता है 15, 12, 10 इस पे भी रन नहीं होता, इत्तेफाक अगर ऐसा आ रहा है, तो करते-करते एक दिन आएगा या एक वक़्त आएगा कि जब इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। और जब इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी तो दैट विल मीन दैट इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी और वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा और तब तो वो रन होगा ही होगा। ठीक है? सो अल्टीमेटली हमने ये देख लिया कि प्रायोरिटी एल्गोरिथम में हमारे पास स्टार्वेशन का मसला आ रहा है, लेकिन उसको हम हल करते हैं एजिंग के मेथड से और एजिंग में जो है हम उसकी प्रायोरिटी को इम्प्रूव ये लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हुआ, शॉर्ट सा लेक्चर था प्रायोरिटी एल्गोरिथम का, इस पे एग्ज़ाम्पल्स वगैरह